लेकिन चिराग की पॉपुलैरिटी का ग्राफ निश्चित तौर पर बिहार में बढ़ा है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव हो 2025 में, तो उसमें आपको एक चिराग की बड़ी भूमिका, और इसलिए बीजेपी ने चिराग को अपने साथ रखा भी है। क्योंकि चिराग, अभी देखेंगे कि चिराग की सभा में कितनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। तेजस्वी यादव की सभा से कम भीड़ नहीं होती, बल्कि ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो बिहार में अगर तेजस्वी यादव को बीजेपी को चुनौती देना है आने वाले दिनों में, खास करके विधानसभा में, तो चिराग पासवान को अपने साथ बीजेपी को रखना होगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने काफ़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत चिराग को जो है वो एनडीए में रखा है। क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी को चिराग से फायदा लेना है, और बीजेपी को ये पता है कि चिराग एक ऐसे नेता हैं जिनको वो अपने साथ रखेंगे। तो जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, क्योंकि उस समय तक नीतीश जी की भी स्थिति लगातार कमजोर होती चली जाएगी, तो उसमें एक चिराग एक बड़ा फैक्टर होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है मनीष जी कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें चिराग पासवान ने सिर्फ उसी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था जहां पर कि जदयू के प्रत्याशी खड़े हुए थे, और ये वजह है कि जदयू को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो चिराग तो निश्चित तौर पर के लिए एक हॉट केक है बीजेपी के लिए। अब किस तरीके से जो है वो उनको कैश करना है, ये बीजेपी को पता है। पशुपति पारस की अगर आप बात करेंगे, तो पशुपति पारस की न तो वो कोई राजनीतिक छवि रही है, वो रामविलास पासवान के भाई हैं, बस यही उनकी एक छवि है। पिछले 4 साल में वो बिहार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्टेट वाइड जो है अपने आप को उन्होंने एक्सपेंड नहीं किया। तो ये सब एक वजह है जो पशुपति पारस जो वो चिराग के सामने कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। दूसरा है कि पशुपति पारस की भी हार्ट सर्जरी हुई है, बहुत ज़्यादा वो भाग दौड़ कर नहीं सकते हैं। उनकी पार्टी में उनके बाद कोई ऐसा बड़ा नेता है नहीं जो कि प्रिंस राज है, तो उनके ऊपर पहले से ही रेप केस है। वो बहुत बड़े ऐसे चेहरा भी खुद को उन्होंने नहीं बनाया बिहार में कि वो चिराग पासवान का अपने चचेरे भाई का मुकाबला कर सके। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो चीज़ बीजेपी को पता है, और यही वजह है कि उन्होंने पशुपति पारस की तुलना में चिराग को ज़्यादा तवज्जो दी है। जी अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब टिकट का बंटवारा हुआ और 5 जब सीटें दी गई, तो कल लोजपा राह में तो काफ़ी हलचल बढ़ गई। वहाँ पर पटाखे बजाए गए, गुलाल लगाए गए। वहाँ पर ऐसा लग रहा था मानो कि उनके 5 सांसद जीत गए हों। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर चूँकि चिराग के लिए एक बड़ी बात क्या है कि पिछली बार 6 सीट चिराग पासवान को दी गई थी बीजेपी की तरफ से, और वो 6 सीट जो है चिराग पासवान ने जीता था। 17 सीट जो है वो जेडीयू के बीजेपी के पास थी, 17 सीट, और 17 सीट जेडीयू को भी दी गई थी, और 1 सीट जेडीयू ने किशनगंज में लूज किया था। और अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी लगभग 1-2 लाख का जो है वो मार्जिन रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, उनको एक तो पहले ये लग रहा था कि भाई चिराग पासवान पता नहीं साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इंडी गठबंधन से भी ऑफर था, आरजेडी का खुला ऑफर था कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए। तो उनके जो समर्थक थे उनको ये लग रहा था कि पता नहीं एनडीए के साथ चिराग पासवान रहेंगे, बीजेपी तवज्जो देगी या नहीं देगी। अगर महागठबंधन में जाएंगे तो चूँकि अभी मोदी की लहर जो है वो पूरे देश में है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उससे कार्यकर्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं से भयभीत नज़र आ रहे थे। भयभीत शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बिहार में ये जो अभी सर्वे रिपोर्ट लगातार दिखाया जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो काफ़ी लीड ले रही है बिहार में। तो इससे भी कार्यकर्ता भयभीत थे, और अगर आपके नेता जीत करके लोकसभा नहीं पहुँचते हैं, विधानसभा नहीं पहुँचते हैं, तो फिर उनकी राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं मानी जाती है। तो यही वजह है कि कल जब जैसे ही घोषणा की और राजू तिवारी ने कहा कि 5 सीटें दी गई जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी में जश्न का दौर जो है वो चल पड़ा। अब जश्न ऐसा था कि आप देख रहे थे अबीर गुलाल लगाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्योंकि अब इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये 5 लोकसभा की सीटें जो प्रतिष्ठा बनी हुई थी, वो उस प्रतिष्ठा को फर्स्ट फेज में चिराग पासवान ने टेक ओवर कर लिया है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि उस सीट को जीतना, तो उनको ये पता है कि मोदी के नाम पर वो सीट आसानी से जीत जाएंगे, और चिराग का अपना भी वोट बैंक है। तो यही वजह है कि कल चिराग पासवान की पार्टी में जमकर न सिर्फ पटाखे छूटे, अबीर और गुलाल भी बांटे गए, मिठाइयाँ बांटे गई, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये भी उनके नेताओं को लगा कि भाई चाचा जो लगातार कल तक यह कह रहे थे कि नहीं भाई मोदी जी के साथ हम हैं और चिराग की एंट्री एनडीए में अब नहीं होगी, तो वो भी अपने चाचा को भी पटकनी देने में चिराग पासवान जो है वो काफ़ी सफल रहे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं से चिराग पासवान को हर एक दृष्टिकोण से, और ख़ास करके एनडीए में जो है वो चिराग पासवान लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, इस चीज़ को ये दिखा रहा है, इस चीज़ को एग्जिबिट कर रहा है। जी मनीष जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है एस के राजीव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर तो अब हो गया, अब हाजीपुर सीट एक हॉट सीट बन गई है, तो क्या वहाँ से चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, पशुपति पारस वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विधिवत कई बार इसकी घोषणा की है। कल भी उन्होंने कहा है
कि भाई हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वहाँ पर चिराग पासवान चुनाव लड़ें या कोई भी चुनाव लड़े। और चिराग पासवान ने उस सीट पर अपनी दावेदारी पहले से कर रखी। हालांकि बीच में एक चर्चा यह भी आई थी कि चिराग अपनी माँ को यानी कि स्वर्गीय रामविलास की पत्नी को जो है वो वहाँ से वो उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब है कि चिराग पासवान जो है वहाँ से विधिवत अपनी उम्मीदवारी वहाँ से वो तय करेंगे और वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। और पशुपति पारस इसलिए वहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहाँ से वो सिटिंग अभी MP भी हैं। और दूसरा ये है कि अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पे उनको हराना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मनीष जी वह यह है कि पशुपति पारस हो सकता है कि यह कोशिश करें, अगर खगड़िया से महबूब अली कैसर को फिर से चिराग टिकट दे देते हैं और वैशाली से जो अगर टिकट दे देते हैं वहाँ से बीना सिंह को, तो ऐसी स्थिति में 3 सीटें जो हैं वहाँ पर ये कोशिश करेंगे पारस की ये 3 सीटें कम से कम उनको इंडी गठबंधन दे दे तो फिर वो कंप्रोमाइज़ उसके साथ वो कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति अगर वाकई में बन जाती है, अगर महागठबंधन में उनको जगह दे दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर टक्कर, कम से कम चुनावी टक्कर आपको हाजीपुर में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कल मैं देख रहा था कि जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा था उसमें चिराग पासवान का विरोध हाजीपुर में हो रहा था। वहाँ पर लोग ये कह रहे थे, उस सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग चल रहा था उसमें कमेंट जो आ रहा था उसमें यह कह रहे थे कि भाई मोदी की गोद में जाकर बैठ गया है चिराग, अपने चाचा को चिराग ने धोखा दे दिया है। तो निश्चित तौर पर एक फाइट जो है वो हो सकता है कि तगड़ा फाइट आपको देखने को मिले, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो जनता को तय करना है। और जो चुनाव का क्या मिजाज होता है उस समय, ये वाकई में उसके बाद ये पता चल पाएगा कि वहाँ के वाकई में नायक जो हैं वो चिराग बनते हैं या फिर पशुपति पारस बनते हैं। अच्छा, जमुई सीट का क्या होगा फिर? नहीं, देखिए जमुई सीट का क्या होगा इस पर कहना अभी थोड़ा मुश्किल है कि चूँकि चिराग अब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो जमुई जो है वो चिराग के ही खाते में वो सीट भी गई हुई है। तो वहाँ पर किसकी उम्मीदवारी वो तय करते हैं, किसको वहाँ से क्या ये भी हो सकता है इसके राजू जी वहाँ से अपनी माँ को उतार दे जमुई सीट से, क्योंकि वहाँ पर वो सिटिंग सांसद हैं, तो ऐसे में वहाँ से अपनी माँ को उतार सकते हैं? देखिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान अपनी मां की एंट्री करवाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनको कि इस बार टिकट चाहिए, जो लंबे समय से उनके साथ बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि चिराग खुद सांसद हैं और हो सकता है कि हाजीपुर से वो फिर जीत जाए तो फिर वो सांसद रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी मां को, अगर उनको उतारना भी होगा तो पिता के बदले में फिर वो मां को वहां पर हाजीपुर से उतारते, खुद वो जमुई से चुनाव लड़ते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपनी मां को वो चुनाव लड़ाएंगे। चिराग के अपने, यानी कि जो चिराग जिस मां के बेटे हैं उस घर से दो उनके अपने बहनोई हैं, वो दोनों भी अपनी दावेदारी हो सकता है कि पेश कर दे आने वाले दिनों में कि नहीं भाई मुझे टिकट चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि जमुई से किसको वो, क्योंकि इतना तय है कि चिराग के ऊपर भी प्रेशर कम नहीं है। पार्टी उनकी भी बड़ी हुई, एक पार्टी का उन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया है पूरे स्टेट वाइड में। तो उसके बाद जो है सब किनको वो उम्मीदवार बनाएंगे ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन इतना है कि चिराग के लिए भी बहुत चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं रहने वाली हैं। जी मनीष जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, देखिए क्या बीजेपी ने भविष्य देख लिया था चिराग के रूप में कि अगर हमें आगे बढ़ना है बिहार के अंदर तो चिराग को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है, और चिराग ने काफ़ी वेट भी किया है। यहाँ पशुपति पारस की बात करें तो उनको तो केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था, देखिए कितना वेट किया, और उस वेट का ही ये नतीजा रहा कि उन्हें 5 सीट दे दी गई। देखिए हरिवंशराय बच्चन की एक बड़ी सी पंक्ति है मनीष जी कि लहरें गिनने से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो लगातार कोशिश करते रहे। इवन कि उनको कई बार यह हुआ, आज से 1 साल पहले मुझे याद है कि जब मोदी मंत्रिमंडल का एक्सपेंड हो रहा था उस समय सब कुछ तय हो गया था कि अब चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, नाम भी उनका लगभग फाइनल हो गया था। वो कॉल का वेट कर रहे थे लेकिन उनको कॉल नहीं आया था। उसके बावजूद चिराग पासवान ने न तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी कुछ बोला, इवन कि वो तेजस्वी और इंडी गठबंधन के खिलाफ वो लगातार उनकी बयानबाजी होते रही। नीतीश कुमार को उन्होंने विधिवत टारगेट पर रखा, नीतीश कुमार के खिलाफ वो लड़ते रहे। अभी जब नई सरकार बिहार में रिफॉर्म की है उस समय भी जब वो राजभवन से बाहर निकले थे मुझे याद है, तो वेरी नेक्स्ट डे उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार उन्हें पसंद हैं लेकिन उनकी नीतियां उन्हें पसंद नहीं और उनकी नीतियों का वो विरोध करते रहेंगे। आप बताइए, अभी आज से 1 महीने पहले की बात है। हालांकि ये चीज़ उनको नहीं बोलनी चाहिए थी लेकिन उसके बावजूद वो बोलते रहे। लेकिन वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हमेशा तारीफ करते रहे, अमित शाह की हमेशा वो तारीफ करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं से ये बता रहा था कि नरेंद्र मोदी से वो कभी भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का वो कभी भी विरोध नहीं करना चाहते हैं। और यही कहीं ना कहीं से उनके लिए
बूंद साबित हुआ, एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि जो टॉप हायरार्की पर जो लोग बैठे होते हैं उनके प्रति अगर आप लॉयल्टी दिखाते रहते हैं तो वो लॉयल्टी कभी ना कभी आपके लिए वरदान जरूर निश्चित तौर पर साबित होगी। और चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ, भले ही वो नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हों और भी एनडीए के घटक दल अपने चाचा का विरोध करते रहे हों, लेकिन उन्होंने जो बीजेपी की जो पार्टी है उसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उसके जो लीडर हैं, जो टॉप मोस्ट जो 3-4 लीडर हैं, उनकी नीतियों का वो हमेशा समर्थन करते रहे। तो कहीं ना कहीं से और यही वजह है कि जब चुनने की बारी आई तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में उनके सहयोगी थे पशुपति पारस नरेंद्र मोदी के, उनको उन्होंने ठुकरा दिया और जो उनके सहयोगी नहीं थे उनको वो अपने साथ अपने पाले में लेकर चले आए। जी मनीष, कहीं ना कहीं अब चिराग जो पासवान है अब वो देखते हैं वो कितना उजाला जो है एनडीए में करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, जो पशुपति पारस हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि एनडीए ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।